से ही वो एग्जांपल ले लेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जी मैं स्लाइड से ले लेता हूँ। यस सर। हाँ, यस सर, ये वाली एग्जांपल ले सर। यही ले लें। यही ले ले सर। यस सर। ठीक है, इस पे ना ये जो एग्जांपल है इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रनिंग टाइम है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रनिंग टाइम जो लोग निकालते हैं वो इस तरह से निकालते हैं कि अच्छा ये जो आई की वैल्यू है ये मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम आई की वैल्यू जो है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, दैट इन दिस केस इज एन। आई चाहे जो मर्जी जंप्स करता रहे, 10-10 के जंप करे या ज़्यादा जंप करे, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एन है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू एन है, इसका मतलब है कि ये जो आउटर लूप है ये एन टाइम्स चलेगा। सॉरी, ये जो इनर लूप है, ये जो इनर लूप है ये एन टाइम्स चलेगा, ये वाला लूप। अच्छा, क्यों एन टाइम्स चलेगा? क्योंकि आई की मैक्सिमम वैल्यू है एन। नॉर्मली जब हम अपर बाउंड निकालते हैं या जब इसको आप लूज एनालिसिस भी कह लें या क्विक एनालिसिस भी कह लें, तो हम वर्स्ट केस एनालिसिस कुछ इस तरह से निकालते हैं कि हम ये जो वेरिएबल है आई इसकी मैक्सिमम वैल्यू अज्यूम करते हैं कि यार ये मैक्सिमम क्या है, ये जी मैक्सिमम एन है, इसका मतलब है कि ये जो इनर लूप है ये हर दफा एन टाइम्स चलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। चूंकि ये एन टाइम्स चलना है ये लूप, तो ये जो स्टेटमेंट है, अब लूप से चलने से मुराद लूप की जो बॉडी की स्टेटमेंट्स होती हैं उनका असल जो रनिंग टाइम है वो तो जो नेस्टेड लूप है, ये जो नेस्टेड मोस्ट नेस्टेड लूप है उसकी जो बॉडी है उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो टोटल कितनी दफ़ा चलती है, पूरे कोड की कम्प्लेक्सिटी तो ये है। अब ये जो ग्रीन कलर में बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये कितनी दफ़ा चलेगा? ये एन टाइम्स चलेगा जब आई की वैल्यू एन होगी। समझ रहे हैं? अब हम ये कहते हैं कि ये जो ऊपर वाला लूप है ये लॉग एन टाइम्स चलेगा, जो आउटर लूप है। लेट मी हाईलाइट दिस लूप, दिस वन, ये लॉग एन टाइम्स चलेगा। चूंकि ऊपर वाला लूप लॉग एन टाइम्स चलेगा, लॉग एन टू द बेस 10, उसकी वजह यह है कि आई की वैल्यू जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 से इंक्रीज करती जा रही है। वी कैन वेरी इजी। सिचुएशन के जी सॉरी, कोई नहीं सर, सवाल वो था किसी का? नहीं सर, वो कोई और भाई थे। ठीक है। सो ये जो आउटर लूप है ये चूंकि लॉग एन टाइम्स चलेगा और ये इनर लूप जो है ये एन टाइम्स चलेगा, लिहाजा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्प्लेक्सिटी जो है वो एन लॉग एन है। मेक सेंस? यस सर। अब इसमें जो गलती है ना, वो गलती कह लें या इसको ओवर एस्टिमेशन कह लें या लूज बाउंड कह लें, वो ये है, वो मैं आपको बताता हूं कि इसमें लूज कहां पे हो रही हैं चीजें। चीजें लूज इस तरह से हो रही हैं कि ये बात गलत नहीं है, ये कोड जो है वो एन लॉग एन से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, दैट इज फाइन, लेकिन ये एन लॉग एन से कम टाइम ले सकता है। उसकी वजह ये है कि आपने जो बाउंड निकाली है ना वो बड़ी लूज निकाली है। आप ये भी कह सकते थे कि यार ये जो ऊपर वाला लूप है ये चले एन टाइम्स चलता है और नीचे वाला लूप भी एन टाइम्स चलता है, लिहाजा जो रनिंग टाइम है वो है एन स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप एन स्क्वायर लिख दें, एन स्क्वायर लिख दें, दैट इज फाइन, गलत नहीं है। लेकिन ये एनालिसिस आपने काफी लूज किया है, काफी क्विक किया है, केयरफुली नहीं किया। अब केयरफुल एनालिसिस ये कहता है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो ग्रीन कलर में है यस सर। ये वाली, ये स्टेटमेंट आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए, यानी आई की हर वैल्यू के लिए, ये स्टेटमेंट हमेशा एन दफा नहीं चलेगी। आई की वैल्यू क्या है उतनी दफा ये चलेगी, यानी ये आई पे डिपेंडेंट है, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड एग्जीक्यूशन। समझ रहे हैं? यानी ऐसा नहीं है कि जो आउटर लूप है वो जैसे ही इन होता है तो ये इनर, ये जो स्टेटमेंट है ये एन दफा बस चल जाती है। इट रन्स एक्चुअली आई टाइम्स। मेरी बात समझ रहे हैं? ये आई टाइम्स चलेगी। आई की वैल्यू 1 है तो ये एक दफा चलेगी, आई की वैल्यू 2 है, 10 है तो ये 10 दफा चलेगी। ये बेसिकली एन दफा हर आइट्रेशन में, जैसे ही आउटर लूप इनर में आएगा तो ये नहीं है कि ये एन दफा चल जाएगी, ये हर आइट्रेशन में मुख्तलिफ दफा चलेगी। कभी ये ज्यादा दफा चलेगी, कभी ये कम दफा चलेगी। लिहाजा हो सकता है अगर हम एग्जैक्ट एनालिसिस की तरफ जाएं
तो एग्जैक्ट एनालिसिस इससे ज्यादा टाइटर हो या बेहतर हो। रिपोर्ट तो आप n log n करना चाहें तो कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, लेकिन दैट इज अ लूज बाउंड। सर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, सर जी जी। 20 ले लेते हैं, तो आई फर्स्ट की टाइम, वैल्यू, यस सर, आई की वैल्यू लेट से 20 ले लेते हैं। सॉरी सर, आई ठीक है की नहीं, एन 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 की वैल्यू हम 20 ले लेते हैं क्योंकि आई को तो हमने इनिशियलाइज कर दिया है 1 से। जी, n की वैल्यू लेट से 20 है। 20 सर, फर्स्ट टाइम में जो है वो कंडीशन को चेक करने से पहले अंदर आएगा जी जी। और 20 टाइम्स इसको चलाएगा अंदर 20 वाले टाइम्स में। नहीं चलाएगा, नहीं 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 नहीं, 20 टाइम्स नहीं चलाएगा, ये इसको एक दफा चलाएगा, एक दफा चलाएगा, क्योंकि आई इनिशियलाइज हुआ है 1 से, आई की वैल्यू 1 है। ओके तो सर, पहली दफा ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ग्रीन कलर की, एक दफा चलेगी। ओके सर, एक बार चलेगी। नेक्स्ट हाँ जी, टाइम आई एक की दफा। वैल्यू 10 हो जाएगी, हाँ जी, और ये उस वक्त 10 फिर ये, दफा चल, उस वक्त ये 10 दफा चलेगी। ठीक है सर, उससे अगली बारी 20 हो जाएगी तो उससे अगली बार ये 100 हो जाएगी आई की वैल्यू। ओके सर, उस वक्त फिर ये नहीं चलेगी क्योंकि हमने एन की वैल्यू 20 कही हुई है। एग्जैक्टली। तो ये इसका मतलब है कि बेसिकली ये बिहाफ कर रही है एन के ऊपर, तो ये एन टाइम्स ही चलेगी। ये बेसिकली, ये इसने टोटल कितनी दफा चलना है, ये टोटल जो है ना log n की, आप अगर पूरी सीरीज ओपन करेंगे ना, यानी आप इसको यूं समझ लें, पहली दफा ये इनर मोस्ट स्टेटमेंट एक दफा चलेगी, अगली दफा ये 10 दफा चलेगी, उससे अगली दफा ये 100 दफा चलेगी, उससे अगली दफा ये 1000 दफा चलेगी, और ये चलती चलती बिल आखिर आखिरी दफा जब आई की वैल्यू n हो चुकी होगी, जब आउटर लूप की आखिरी जो आइट्रेशन होगी, उस वक्त ये जो इनर मोस्ट स्टेटमेंट है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, ये वाली स्टेटमेंट, यस सर, ये n दफा चलेगी, और ये n की वैल्यू इस वक्त होगी 10 रेज टू द पावर k, क्योंकि ये 10 के उस जंप्स में चल रहा है ना। यस ठीक सर, है, यस यस, k जो है, ये जो k है, ये टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप है। सो जो आउटर लूप है उसकी टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस, सही है। यस सर, और जो टोटल रनिंग टाइम है पूरे कोड का इस केस में, वो अगर हम इन सारे रनिंग टाइम्स को ऐड कर लें तो वो है ओके। ठीक है सर, यस सर, अब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो k+1 है, ठीक है, और कॉमन रेशियो जो है वो 10 है। तो इसका फॉर्मूला हम बड़ी आसानी से, हमने लास्ट टाइम भी निकाला था, इसका फॉर्मूला है a जो कि स्टार्टिंग टर्म है इनटू r टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k+1 -1 ओवर r-1। यस, यस सर, अब ये केयरफुल एनालिसिस हो रहा है, ये केयरफुल एनालिसिस हो रहा है, ये आप कह रहे हैं कि ज्यादा एहतियात से एनालिसिस किया जा रहा है, बिला वजह बड़े बड़े नंबर्स ऐड नहीं किए जा रहे, समझ रहे हैं। यस सर, अगर आप ये केयरफुल एनालिसिस नहीं करेंगे, आप एक लूज बाउंड दे देंगे, वो बड़ी जल्दी रिपोर्ट कर देंगे, एंड दैट इज ऑल्सो अ कॉमन प्रैक्टिस कि कोड लिखा हुआ होता है और उसको बड़ा हैंड वेविंग सा देखा जाता है और कहा जाता है कि अच्छा यार ये n² से ऊपर तो नहीं जा रहा, सो लेट्स रिपोर्ट बिग ऑफ n²। बट इफ यू डू वेरी केयरफुल एनालिसिस, मे बी वो n log n से ऊपर ना जा रहा हो, लेकिन ये जो केयरफुल एनालिसिस है इट मे टेक अ बिट ऑफ टाइम, समझ रहे हैं। यस सर, सो रिपोर्ट आपने क्या करना है, और जो रिपोर्ट आप करने जा रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, ये ड्राइव करता है कि आपको एनालिसिस जो है वो कितना केयरफुल करना। और कई दफा ऐसा भी होता है कि आप एक हैंड वेविंग सा एनालिसिस करते हैं और आप कहते हैं दिस इज n², और उसके बाद एक इंतहाई केयरफुल एनालिसिस जो काफी घंटे चलता है, उसके बाद करने के बाद वो पता चलता है कि नहीं यार ये n² ही है, ये इससे कम नहीं है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्लियर है। यस सर, यस सो सर, ये अब फार्मूला हर केस में यही रहेगा अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है तो, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज, अगर ये सीरीज ज्योमेट्रिक है तो। ठीक है सर, लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्रिक सीरीज के शॉर्टकट्स भी हैं, यानी ये फॉर्मूला लगाए बगैर सिर्फ ज्योमेट्रिक सीरीज को देखने से अंदाजा हो जाता है कि उसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होती है। मैं वो भी इंशाल्लाह ट्रिक्स आपको बताऊंगा, लेकिन राइट नाउ अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है तो यही फॉर्मूला। ठीक है सर, और कई नॉर्मली ऐसा होता है कोड के अंदर, अगर आपका जो आइट्रेशन वेरिएबल है, जो काउंटर है, जो वेरिएबल है, जैसे इस केस में आई है, अगर ये मल्टीपल्स में इंक्रीज हो रहा हो, मल्टीपल्स में इंक्रीज हो रहा हो, तो फिर ये लॉग की तरफ जाता है,
और जब ये लॉ की तरफ जाए तो इन सेवरल केसेस जो सीरीज आपकी इवेंचुअली बनती है, दैट इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो ज्योमेट्रिक बनती है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, दैट्स इट। आई गेस आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर कोई और भी हैं तो प्लीज पूछ लें बेटे। यस सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम जी किसी और का सवाल है, किसी और स्टूडेंट का कोई सवाल है, प्लीज पूछ लीजिए। सर आपने कहा कि वो जो इनर लूप है वो n टाइम्स चलेगा, लेकिन सर अगर हम n की वैल्यू नहीं, 20 इनर रखें तो इनर लूप जो है 11 टाइम्स चल रहा है। नहीं, इनर लूप मैं ये कह रहा था कि मैक्सिमम आई की कोई एक वैल्यू है मैक्सिमम, उसमें ये 10 टाइम्स चलेगा ना। 11 टाइम्स अगर कैसे? मतलब n की वैल्यू 20 है, अगर n की n वैल्यू की 20 है तो इनर लूप जो है वो 11 टाइम्स चल रहा है। ओ टोटल Totally। टोटल मैं टोटल 11 टाइम्स कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपनी आउटर लूप की किसी एक आइट्रेशन में इसकी मैक्सिमम आइट्रेशंस कितनी हो सकती हैं। तो मैक्सिमम आइट्रेशन यानी ये एक दफा चले तो ये कितनी, ये जो ठीक है। इनर मोस्ट स्टेटमेंट है ना, ये एक दफा आई की किसी एक वैल्यू के लिए मैक्सिमम कितनी दफा चल सकती है? 10 दफा। आप टोटल बता रहे हैं, वो सही, ठीक है। ठीक हो गया। ये किसी का माइक ऑन है यार और शोर आ रहा है, काइंडली जी। और किसी का सवाल है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टुवर्ड्स रिकरियन। इज दिस फाइन? शुड वी मूव टू रिकरियन? यस सर। यस सर। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने आपको ये कोड दिया था और मैं इसी कोड को आज ज़रा दोबारा लिख लेता हूँ। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो रिकरियन पे होगा। रिकरियन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, और अगर मुझे वक्त मिला इंशाल्लाह तो मैं ये भी बताऊंगा कि रिकरियन क्यों ज़रूरी है, ख़ुसूसन एल्गोरिथम एनालिसिस में हम इसको देखेंगे। यानी क्या हम जो कोड जो हम रिकरियन से लिखते हैं, क्या उसको फॉर लूप से या आइट्रेशन से नहीं लिख सकते, और अगर बिल फर्स लिख सकते हैं तो फिर हम रिकरियन पे फोकस क्यों करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे एल्गोरिथम एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा फोकस है रिकरियन पे। ऑलमोस्ट एवरी एल्गोरिथम इज रिकर्सिव, एटलीस्ट एनालिसिस एंड डिज़ाइन साइकिल के अंदर ये रिकर्सिव रहता है। फिर डिप्लॉयमेंट साइकिल के ऊपर जाके शायद उसको आइटरेटिव कर दिया जाता हो, लेकिन रिकरियन इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट इन एनालाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम्स। सो मैं इंशाल्लाह इस पे भी बहस करूंगा, लेकिन लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिकरियन। और हम इसी एग्जांपल को अगली स्लाइड पे दोबारा से लिखते हैं। So let's say I have a function sum which takes an array A and some starting index I and some ending index J. It has some condition that if, so ये फंक्शन करेगा क्या कि इस अरे में इंडेक्स I से J तक की जितनी भी वैल्यूज हैं, यानी अगर ये एक अरे है A तो इसके अंदर ऑब्वियसली काफ़ी सारी वैल्यूज होंगी। मिसाल के तौर पे 2, 3, 9, -1, 0, 4, 7, 8 लेट्स से ये वैल्यूज हैं। और ज़रूरी नहीं है ये वैल्यूज सारी डिस्टिंक्ट हो सकता है रिपीट भी हो रही हो। आई मीन कोई भी एक अरे है। और बिलफर्स इस वक्त आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे है, आई इज एन इंडेक्स, और जे की वैल्यू लेट से यहाँ पे है। सो ये फंक्शन क्या करेगा, जब इसको कॉल किया जाएगा बाहर से, अगर ये ए हो और बाहर से इस फंक्शन को कॉल किया जाए इस ए अरे को देकर, और इंडेक्स आई जो है वो रखा जाए 1, 2, 3। आई एम अज्यूमिंग के इंडिसेस ऑफ अरे स्टार्ट्स फ्रॉम 1। सो आई की वैल्यू अगर 3 हो और जे की वैल्यू 4, 5, 6 हो, दिस इज 7 and 8, तो ये फंक्शन क्या जवाब देगा। तो ये फंक्शन 9 को और -1 को और 0 को और 4 को जमा करेगा और जो भी जवाब होगा वो रिटर्न कर देगा। इस केस में जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 12। सो इट शुड रिटर्न 12। मेक सेंस? जी सर।
Okay, so then if I is equal to j, that means that the array जिसको हमने सम करना है उसमें जो रेंज ऑफ इंडेक्स दिया गया है वो उसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो फिर उस एक एलिमेंट का सम वही एक एलिमेंट ही होगा। तो हम इसको रिटर्न कर देते हैं, ए आई रिटर्न कर दें या ए जे रिटर्न कर दें, आइदर वे इट इज ओके। सही है। जी सर। और यहाँ पे मैं कोई वो इनपुट चेक्स नहीं लगा रहा कि जैसे वो होता है ना, आप में से अक्सर लोगों ने टीएस को वाइवा दिया होगा अपने कोई प्रोजेक्ट्स का, जो प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं और उसमें टीएस ने अक्सर ये भी कहा होगा कि यार अच्छा इसको चला के दिखाएं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी फील्ड में नेम रिक्वायर्ड है कि स्टूडेंट नेम लिखें, तो वो उसमें -3 डाल देंगे या 2.4 डाल देंगे और कहेंगे देखें आपका कोड क्रैश हो गया, और वो आपसे कहेंगे कि यार इनपुट चेक्स आपने लगाए नहीं हुए वगैरह वगैरह। इनपुट चेक्स हमेशा लगाने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डिप्लॉयमेंट टाइम पे अगर इनको फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। डिज़ाइन टाइम के ऊपर इनपुट चेक्स या वो वाली डिज़ाइन टाइम के ऊपर अगर हम एनालिसिस और डिज़ाइन टाइम के ऊपर हम सिर्फ यही अज्यूम कर लें कि लेट्स से द इनपुट्स आर करेक्ट, I is smaller than j, I is a valid index, j is a valid index, then we just focus on design and analysis part rather than writing input checks. लेकिन obviously जब ये function finally किसी जगह deploy होगा किसी client के लिए, तो वहाँ पे ये input checks required होंगे for safety कि कोई ये आपका function जो है वो किसी वजह से crash ना कर जाए। Okay? Yes? यस सर। यस सर। ये हमारी यहाँ पे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में हमारी ये कॉमन प्रैक्टिस होगी कि वी विल नॉट बी राइटिंग द इनपुट चेक्स, वी विल राइटिंग द कोर आइडिया दैट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय अज्यूमिंग दैट ईदर इनपुट चेक्स आर, ये फंक्शन कॉल करने से पहले ही इनपुट चेक्स जो हैं वो अप्लाई कर दिए गए थे, या इनपुट चेक्स जो हैं वो बाद में कभी लिख दिए जाएंगे, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ, that is not the core part of the algorithm. Okay? ओके यस सर। सर। सही है। सो अब हम ये करते हैं कि हम एक वैल्यू लेते हैं, लेट से बी वैल्यू, जिसको हम कहते हैं ए आई। अब ये मैं एल्स नहीं लगा रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रिटर्न का मतलब है कि बस वो रिटर्न कर देगा, यानी अगर ये रिटर्न ना लगा होता तो एल्स मेक सेंस। अगर तो इस कंडीशन में आएगा तो फिर नीचे कभी भी नहीं आ सकेगा क्योंकि रिटर्न हो जाएगा, और अगर इस कंडीशन में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे आ जाएगा। यस? जी सर। जी सर। So b is equal to that, and remaining s is equal to sum of a from I plus 1 to j and return, ये मैं थोड़ा सा खोल के लिख रहा हूं, इसको छोटा भी लिखा जा सकता था, return b plus s, and here our function just closed. क्लियर है? इन 3 स्टेटमेंट्स की जगह पे, ये जो 3 स्टेटमेंट्स मैंने अभी लिखी हैं, इन 3 स्टेटमेंट्स की जगह पे एक स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती है, और वो भी बल्कि मैं लिख देता हूं आपको अगर आप वो लिखना चाहें। इन तीनों स्टेटमेंट्स की जगह पे ये भी लिखा जा सकता है, रिटर्न ए आई प्लस सम ऑफ ए आई प्लस 1 जे। ओके? जी सर। जी सर। सो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसको जरा गौर से देखिएगा। एक तो फंक्शन रिकर्सिव तब होता है जब वो अपनी बॉडी के अंदर अपने आप को कॉल करे, ठीक है?
एक फंक्शन को जब आप लिखते हैं तो वो अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे दूसरे फंक्शंस को कॉल कर सकता है। मिसाल के तौर पे प्रिंट फंक्शन एक होता है, उसको आप कॉल करते हैं, या आप कई यूटिलिटी फंक्शंस लिखते हैं, मेन फंक्शंस के अंदर से उसको कॉल करते हैं, और हर फंक्शन अपने अंदर से किसी और फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, और नॉर्मली बड़े प्रोग्राम्स में ऐसा होता है। लेकिन अगर एक फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर अपने आप को कॉल करे, सो दैट इज कॉल्ड अ रिकर्सिव कॉल, और उस फंक्शन को फिर कहा जाता है रिकर्सिव फंक्शन। क्लियर है? जी सर। जी सर। आप में से ज़्यादातर लोगों ने, आई एम अज्यूमिंग, के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, और आपको कुछ फंक्शन कॉल्स के बारे में पता होगा कि जब फंक्शन कॉल होती है तो मेमोरी में क्या होता है, और नॉर्मली एक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है मेमोरी का। डू यू नो, और शुड आई जस्ट गिव यू सम पॉइंटर्स के कैसे चलता है ये? सर थोड़ा सा बता दें सर। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूँ कि जब नॉर्मली एक फंक्शन कॉल होती है, सो मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं मेमोरी के अंदर। इसको प्रोसेस स्पेस भी कहते हैं, और फंक्शन स्पेस भी आप कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको देख रहे हैं। स्पेस, ये वो स्पेस होती है जो मेमोरी में एलोकेट होती है एक फंक्शन के वेरिएबल्स को, यानी और इसमें भी फिर फर्दर आगे सेक्शंस होते हैं कि अगर आपने जैसे C++ में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करनी है, तो एक वो स्पेस का हिस्सा होता है जिसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाला वो पार्ट होता है, और दूसरा जिसमें स्टैटिक रहनी होती है, यानी वो वाले वेरिएबल्स जो डायनामिकली एलोकेटेड नहीं होंगे, रन टाइम पे एलोकेटेड नहीं होंगे, उनकी एक स्पेस। तो इस स्पेस को सेक्शन आउट किया जा सकता है मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर। लेकिन बिगर पिक्चर में होता यह है कि एक फंक्शन को एक मेमोरी में एक जगह मिलती है जिसमें वो फंक्शन अपने वेरिएबल्स की डिटेल्स लिख सकता है। ठीक है? यस? जी सर। यस सर। आप इसको फंक्शन स्पेस कह सकते हैं। सो जब एक फंक्शन कॉल होता है, उसको एक स्पेस एलोकेट होती है, उसमें वो अपने वेरिएबल्स, जैसे ये i एक वेरिएबल है, j है, b एक वेरिएबल है, s है, मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, उसके नाम लिखे जाते हैं। इसी तरह फंक्शन का जो रिटर्न एड्रेस है, यानी उसको कॉल किसने किया था, वो रिटर्न एड्रेस भी किसी स्टैक। यस जी सर, ये जो अभी आपने बताया स्पेस का, इसे हम पीसीबी नहीं कहते, प्रोग्राम कंट्रोल बॉक्स? मुझे इसका एग्जैक्ट टेक्निकल नेम नहीं याद कि ये कंट्रोल बॉक्स इसको कहते हैं, या यानी मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नेम में लूंगा कि ये फंक्शन की एक स्पेस है जो रैम में मिली हुई है। आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट नेम, मे बी इट इज कॉल्ड पीसीबी और समथिंग, आई डू नॉट नो। जब फंक्शन खत्म होता है, ये स्पेस खत्म हो जाती है। सॉरी, दोबारा बताइए। मैंने कहा सर, जब फंक्शन खत्म होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो तब ये स्पेस खत्म हो जाती है। जब फंक्शन रिटर्न हो जाता है तो फिर ये स्पेस डिस्ट्रॉय हो जाती है, यूं कह लें कि फिर ये स्पेस किसी और प्रोसेस को अवेलेबल हो सकती है। जी, ये वही स्पेस है। सर इसको फंक्शन कॉल स्टैक नहीं बोलते? मुमकिन है इसको फंक्शन कॉल स्टैक बोलते हो, आई डू नॉट नो। आई मीन व्हाट आर द टेक्निकल नेम्स, आई डू नॉट नो। आई विल कॉल इट अ फंक्शन स्पेस, द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दिस फंक्शन। ओके सर। समझ रहे हैं? उसके टेक्निकल नेम्स होंगे काफी सारे। ठीक है? जी सर। ओके सर। ओके, ग्रेट। सो फिर आपको आइडिया है कि एक स्टैक मेंटेन हो रहा होता है जिसमें फंक्शन का रिटर्न एड्रेस लिखा होता है कि इसको किसने कॉल किया था, इसने वापस कहाँ पे आना है। सो रिटर्न एड्रेस सेव होता है एक खास जगह पे ना, और वो स्टैक होता है एक जिसमें ये सेव होता है। तो जैसे ही फंक्शन कंप्लीट होता है तो उसने किस जगह पे आगे रिटर्न होकर अपनी फर्दर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, दैट इज आल्सो सेव्ड समवेयर। ओके? यस? ओके सर। अच्छा, अब अगर दो फंक्शंस हो, एक फंक्शन हो सम, तो उसकी जो स्पेस होती है, और एक दूसरा जो फंक्शन होता है, लेट से कोई एक और फंक्शन है मल्टीप्लाई, उसकी जो स्पेस होती है, दे डू नॉट शेयर एनीथिंग इन कॉमन। यानी ऐसा नहीं है कि यहां से
इधर और इधर से इधर जो है वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही हो, दीज आर काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट स्पेसेस, और एटलीस्ट इनका जो इंटरफेस है दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये फर्क होता है। ओके ओके सर। एंड दैट इज ट्रू फॉर रिकर्सिव फंक्शन कॉल एज वेल। अगर आपने एक फंक्शन को कॉल किया है सम को, और सम के अंदर से सम को फिर कॉल किया है, तो उसकी जो नई स्पेस एलोकेट होगी वो इंडिपेंडेंट एलोकेट होगी, एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे एक कोई और फंक्शन होता और उसकी कोई स्पेस होती। सही है? जी सर। और ये जितनी दफा फंक्शन कॉल होगा जाहिर है उतनी फंक्शन कॉल्स होंगी, एंड यू कैन अज्यूम ऑल दीज फंक्शंस कॉल आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। जैसे आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये सम की बजाय कोई और फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, ठीक है? यानी इसका जो मेमोरी व्यू है, चाहे वो रिकर्सिव कॉल है चाहे वो नॉन रिकर्सिव कॉल है, इसका मेमोरी व्यू मोर और लेस वही रहेगा। यानी एक फंक्शन कॉल है, उसको कुछ मेमोरी चाहिए, उसको कुछ स्पेस मिली है, उसमें वो अपने वेरिएबल सेव करेगा। जब वो कॉल यानी जब ये कॉल होगी और जब यहाँ पे पॉइंटर आएगा तो इसके ये वेरिएबल जो है मुझे दोबारा से यानी अपनी स्पेस के अंदर अपने रीजन के अंदर जाके सेव होंगे। सही है? जी सर। सो द वैल्यू b एंड द वैल्यू s, ये पहली फंक्शन कॉल यानी सम को जब कॉल किया गया था तो b और s जिस एरिया में सेव हुए थे, रिकर्सिव कॉल में जो b और s जनरेट होंगे वो किसी और एरिया में सेव हो रहे होंगे, एंड दे हैव नो लिंक टुगेदर। सही है? सर ये जो हम अरे पास कर रहे हैं, ये तीनों फंक्शंस में यानी रिकर्सिव कॉल जब होगी तो हर फंक्शन में अलग अलग पास होगी या एक ही सब में शेयर होगी? बेटे मैं समझा नहीं आपका सवाल, प्लीज दोबारा कीजिएगा। ये अरे है a जो हम पास कर रहे हैं। जी सर, तो ये हम हर फंक्शन कॉल पे अरे को पास कर रहे हैं, जैसे मैंने रिकर्सिव कॉल किए तो मैंने अरे भी पास किया, तो ये एक ही अरे सब में यूज होगी या अलग अलग अरे बनेगी? बेटे अब इसका इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हम देख सकते हैं कि ये इस अरे को नॉर्मली अरेज जो हैं वो पास बाय रेफरेंस होती हैं, तो जब ये हम पास कर रहे होते हैं तो वो एक ही अरे होती है जिसका सिर्फ हमें एड्रेस पास हम कर रहे होते हैं और उसी को प्रोसेस हो रहा होता है। अगर आप फोर्स करेंगे पास बाय वैल्यू हो तो फिर आप हर एक में इंडिपेंडेंटली भी पास कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि एक ही अरे है उस पर काम होना है तो आप इस अरे को ग्लोबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर पास करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट आई और जे पास करें एंड यू आर गुड टू गो। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी लॉजिक क्या है। जब आप एल्गोरिदम या सूडो कोड लिख रहे होते हैं तो देन इट इज ग्रेट टू एक्सप्लिसिटली राइट कि यार दिस इज एन आर्गुमेंट, और जैसे मेन फंक्शन यानी जो पहली कॉल है वो जैसे आर्गुमेंट रिसीव करती है, ऐसे ही हर रिकर्सिव कॉल भी आर्गुमेंट रिसीव करेगी, और ये आर्गुमेंट सेम है। इंडिसेस आई और जे दे आर चेंजिंग। ओके ओके सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके ग्रेट। सो अब ये चलेगा कैसे, इसको हम पहले देखते हैं। सर ये जे कैसे चेंज हो रहे हैं? आपने अभी कहा है मतलब ये जे आर चेंजिंग, वो कैसे चेंज हो रहे हैं? बेटे दोबारा से पूछिएगा सवाल, आपका सवाल मुझे क्लियरली पहुंचा नहीं, दोबारा से पूछिएगा। मैंने कहा सर आप कह रहे थे आई और जे चेंज हो रहे हैं, वो कैसे मतलब चेंज हो रहे हैं इसमें? क्या चेंज हो रहे हैं? बी और एस? आई और जे सर। आई और जे, अगली जो फंक्शन कॉल होगी उसमें जो इनपुट आर्गुमेंट आई होगा वो एक फर्क वैल्यू होगी ना। पहले आपने आई भेजा था 3 यानी जो मेन से कोई यहां पे मेन फंक्शन है, उधर से आपने एक सम की कॉल भेजी जिसमें ए भेजा और आई की वैल्यू 3 भेजी और जे की वैल्यू 6 भेज दी, ठीक है। सो आई की वैल्यू 3 थी, जे की वैल्यू 6 थी पहली फंक्शन कॉल में, लेकिन जब अगली फंक्शन कॉल जाएगी तो अब जो सेकंड कॉल होगी उसमें जो आई यानी जो रिकर्सिव कॉल होगी उसमें जो आई की वैल्यू रिसीव होगी वो 4 होगी, 3 नहीं होगी। जे तो सर वही रहेगा ना? सॉरी, मैंने कहा सर जे तो वही रहेगा।
अरे वही रहेगी, अरे वही रहेगी। आप यूं समझ लें अरे बाय कॉपी पास हो रही है अंडरस्टैंडिंग के लिए, अरे एग्जैक्टली वही है। ठीक है, जी सर। जी बेटे, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, नो, ओके। सो इस फंक्शन को ना, ये जो सम का फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको इसका वो इसकी ट्रेस बनाना भी बड़ा आसान है, बना सकते हैं। कौन सी फंक्शन कॉल जाएगी, फिर क्या जवाब आएगा, इवेंचुअली क्या होगा, वो भी बना सकते हैं। मैं एक बना के बल्कि आपको दिखाता हूँ, और ये मेरा ख्याल पहला और आखिरी होगा जो मैं बना रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको रिकरियन का एक बड़ा डिफरेंट सा व्यू दूंगा इंशाल्लाह, जिसके बाद आपको रिकरियन बड़ी आसान भी लगना शुरू हो जाएगी और बड़ी यूजफुल लगना शुरू हो जाएगी, यानी वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें रिकरियन एक्चुअली बिकम्स यूजफुल। लेकिन अभी मैं आपको वो वाला व्यू देता हूँ जो नॉर्मली आप डेटा स्ट्रक्चर्स में और वहाँ पे पढ़ते हैं, टू अंडरस्टैंड रिकरियन डीपली कि व्हाट इज हैपनिंग रिलेटिव टू अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे ये सम फंक्शन है, इसमें रिकरियन क्या कर रही है, एग्जैक्टली क्या कर रही है, इसको समझने के लिए वो जो एक ट्रेस बनाते हैं दैट इज रिक्वायर्ड। सो लेट मी बिल्ड दैट ट्रेस। सो सबसे पहले आपने फंक्शन कॉल की, मैं लेट से नेक्स्ट अगर उसमें चला जाऊं, सबसे पहले आपने फंक्शन कॉल की सम, जिसमें a गया और 3 and 6, ठीक है। और इस फंक्शन कॉल ने क्या किया, इस फंक्शन कॉल ने क्या किया, इसने a ऑफ i को, यानी अगर मैं यहां पे देखूं a ऑफ i को जमा करना है एक और फंक्शन कॉल के अंदर, और उसको इसने रिटर्न करना है। सो basically a of I, which is a of 3 plus करना है a of 3 plus sum of a from 4 to 6। ये जो पूरी बकेट है ये इवेंचुअली एक नंबर बनेगा, ये इवेंचुअली पूरा एक नंबर बनेगा। ये नंबर रिटर्न होना है इसको, और यही नंबर पीछे रिटर्न हो जाना है। यस जी सर। ओके। और अगर मैं देखूं यहां से इस एक कॉल को, ये जो कॉल है, तो ये इक्वल होगी a of 4 प्लस सम ऑफ a 5 and 6। और ये जो नंबर है इवेंचुअली ये एक नंबर बनेगा। ये नंबर असल में इसकी वैल्यू है, इस फंक्शन कॉल की वैल्यू है। सही है? जी सर। Okay. Now, if I further write this thing, this sum, that will become a5 plus sum of a6 and 6, और ये जो पूरा एक नंबर है ये असल में इसकी वैल्यू है। यस यस सर। और अगर मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन देखूं, मेरी इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि अगर i and j दे आर इक्वल, जस्ट रिटर्न ai। अगर मैं इस इम्प्लीमेंटेशन को देखूं तो जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज सिंपली a6। सो a6 इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। क्लियर है? यस सर। सो अगर आप गौर से देखें यहां पे, देन द सम ऑफ a36 is equal to a3 plus this value
but this value is equal to A4 plus this value, but this value is equal to A5 plus this value, which is equal to A6. That is the unrolled variant of recurrent. और ये वो चीज़ है जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बड़ी तफसील से आपको पढ़ाई भी जाएगी और आप पढ़ते भी होंगे। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्होंने देखा होगा, ये जो भी पढ़ रहे हैं वो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। स्टैक ट्रेस भी इसको कहते हैं, या ट्री भी कहते हैं, रिकरियंट ट्री भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम है। सही है जी सर। ठीक है। लेकिन सर जो सम का फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो नहीं प्लस होगा, सम A5 6 और सम A6 6 और A4 6? कौन सा फंक्शन? सर ये जो हर फंक्शन के आगे फंक्शन कॉल हो रहा है रिकरियन में, सम ऑफ A4 6 A3 A4 A5 A6 हमने ऐड कर लिया है, और जो सम 3 है सम के फंक्शंस उनकी वैल्यूज नहीं ऐड करेंगे? जी मैं अर्ज करता हूँ, इसमें जरा गौर से देखिए ना, ये जो नंबर है ना, ये नंबर, ये वाला जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक नंबर है इवेंचुअली ना, दिस इज अ नंबर। जी सर। ये जो नंबर है ना वो इस नंबर के और इस नंबर के इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। जी सर। यानी दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर प्लस अ फंक्शन कॉल। ठीक है। अब जब मैं इस नंबर की बात करता हूं तो ये नंबर इक्वल है इस नंबर के प्लस इस नंबर के, तो मैं इस फंक्शन कॉल की जगह पे एक नंबर लिखता हूं और आगे एक और फंक्शन कॉल आ जाती है। फिर जब मैं उस फंक्शन कॉल को जरा डिटेल में उसकी डीपली जाता हूं तो वो इक्वल होता है इस नंबर के एंड अ फंक्शन कॉल। समझ रहे? जी सर बिल्कुल ठीक है। ओके। और अब आपने ये भी देखा होगा कि ये जिसको बेस कंडीशन कहते हैं ये रिक्वायर्ड होती है रिकरियन को स्टॉप करने के लिए, और ये लॉजिक पे डिपेंड करती है कि आपने रिकरियन को कब स्टॉप करना है। इसको कहते हैं बेस कंडीशन। बेस कंडीशन, ठीक है। जी सर। जी सर। ओके। हमारे पास टाइम कितना बाकी है? वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक ठाक टाइम। आज वो फहीम साहब तो नहीं तशरीफ लाए, वो अक्सर जो आ जाते हैं, लास्ट टाइम भी आ गए थे। 56 रोल नंबर। सर वो असल वाले आए हैं, असल वाले फहीम साहब इधर ही हैं। नहीं जैन वाले अच्छा, जापानी फहीम साहब इधर ही हैं। जी सर। ठीक है। और वो चाइना वाले भाग गए हैं। यस तो वो बाकी क्लासेस में से भी आपने उनको भगा दिया कि नहीं? बाकी जो दीगर क्लासेस में भी आप बता रहे थे कि वो ऐड हो जाते थे और फिर ज़ाहिर प्रॉब्लम रहती थी। पर वो बोल नहीं रहा। नहीं, जो फहीम जो फेक आईडी से आते थे वो बाकी क्लासों में भी, जो दीगर क्लासें हैं, दीगर असातिज़ा की क्लासेस जो हो रही हैं उसमें भी फेक आईडी से आ रहे हैं। अभी बस बंद हो गया उनका सिलसिला। जी सर, उन टीचर को भी उसने कह दिया था। होती है वो वेब की क्लास होती है, वहां भी उन टीचर को ना फहीम ने बता दिया था, तो उन्होंने उनको वो निकाल दिया था। हाँ वो बता दिया करें, वो बेहतर होता है। बिल्कुल, इस तरह का कोई हो तो उसको पॉइंट आउट कर दें। और वो फहीम साहब मुमकिन है हमारी क्लास के कोई हों या कोई, तो इस तरह की ज़ाहिर है फिर मामलात हरकतें वगैरह नहीं करनी भी नहीं चाहिए, मुनासिब नहीं होती। ठीक है। जो रिकरियन जिस वे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये मेरा ख्याल है एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि रिकरियन होती क्या है। और फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को एनालाइज कैसे किया जाता है, या वो एल्गोरिथम जो रिकर्सिवली राइट किए जाएं उनको एनालाइज कैसे करते हैं। सर एक सवाल है,
सर जी हम रिकर्जन सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि कोड राइटिंग जो है वो कम हो जाए, वरना आइटरेटिव से भी काम हो रहा था। so the question is why recurrent? ये पता नहीं रिकरियन के स्पेलिंग मैंने प्रॉबेबली गलत लिखे होंगे, सो स्पेल चेकिंग कर लीजिएगा। ठीक है, वाई रिकरियन। देर आर सेवरल आंसर्स। नंबर 1, यानी इसके अगर मैं आंसर्स दूं, नंबर 1, इट्स easy to code. Number 2, it's easy to analyze. सही है। Number 3, most of the real world problems have recursive structure. सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? सर अभी आप इनको एक्सप्लेन करेंगे ना इन वजूहात को? जी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक। और चौथा है, there are some problems having way easy recursive solution, and having way difficult iterative solution. ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसमें जो सबसे पावरफुल चीज है ना, जो समझने वाली है, जो एक्चुअली अगर एक ही आंसर करना चाहिए था, यानी इस सवाल का एक ही जवाब होना चाहिए था, दैट मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दे हैव अ रिकर्सिव स्ट्रक्चर। चूंकि उनका स्ट्रक्चर रिकर्सिव होता है, इसलिए उनको रिकर्सिवली कोड करना आसान है, इसलिए उनके रिकर्सिव कोड को ही एनालाइज भी करना आसान होता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, चूंकि उनका प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर ही रिकर्सिव है, तो उसका रिकर्सिव कोड लिखना इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जब उसको आप आइटरेटिव कोड में कन्वर्ट करने जाते हैं, इट्स हेल ऑफ अ टास्क। नॉट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बट देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दिस काइंड ऑफ नेचर। टावर ऑफ हनोई एक प्रॉब्लम है, उसका अगर आइटरेटिव सोल्यूशन लिखने जाएं तो लग पता जाता है, यानी वो इट्स रियली अ डिफिकल्ट सोल्यूशन है तो सही, लेकिन वेरी डिफिकल्ट सोल्यूशन। लेकिन वो बहरहाल लूप में लिख लेंगे स्टैक को यूज करते हुए। डेटा स्ट्रक्चर एक होता है स्टैक, उसको यूज करते हुए लिख तो लेंगे। लेकिन व्हाई गोइंग टुवर्ड्स आइटरेटिव सोल्यूशन व्हेन द प्रॉब्लम इज रिकर्सिव, व्हेन द प्रॉब्लम हैज अ रिकर्सिव स्ट्रक्चर। और ये फिर सारी जो बाकी पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, और पॉइंट नंबर 4 हो गया, ये असल में इसी पॉइंट जो पॉइंट नंबर 3 है, इसी की एक्सप्लेनेशंस हैं कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनका रिकर्सिव स्ट्रक्चर है। मैं आपको बताता हूँ रिकर्सिव स्ट्रक्चर होता क्या है, और फिर हम उस पर फोकस करेंगे कि उसका फिर रिकर्सिवली कोड लिखने से क्या मुराद है, एंड सो ऑन। ठीक है? यस राइट सर। यस सर। तो कोई So basic- एग्जांपल दे के ना एक्सप्लेन कर दे। जी बेटा, मैं एग्जांपल देने लगा हूं अभी। असल में जो रेस्ट ऑफ द लेक्चर है 1 बजे तक, वो लेक्चर ये सवाल ये ना भी करते, इसी का जवाब ही था, तो मैं अभी इसका जवाब ही देने जा रहा हूं। ओके सर। ओके,
रिकर्सिव स्ट्रक्चर जो है इसको मैं 2 बुलेट्स में एक्सप्लेन करता हूं। अगर एक प्रॉब्लम के अंदर एक सब प्रॉब्लम हो, यानी आपको कोई भी अरे दी गई है या कोई भी एक प्रॉब्लम दी गई है और उस प्रॉब्लम को आप ब्रेक कर सकें एग्जैक्टली उसी तरह की प्रॉब्लम्स में, लेकिन वो प्रॉब्लम छोटे साइज की हो, यानी अगर मैं यहाँ पे सब स्ट्रक्चर की बात करता हूं और यहाँ पे स्मॉलर इन साइज की बात करता हूं तो दीज आर काइंड ऑफ इक्विवेलेंट। एक प्रॉब्लम को ब्रेक करना एक या एक से ज्यादा सब प्रॉब्लम्स के अंदर, सच दैट कि वो जो सब प्रॉब्लम है या एक से ज्यादा सब प्रॉब्लम्स हैं, उनकी नेचर, उनकी कंडीशंस, उनकी एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड अ सब प्रॉब्लम। फिर उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो एक प्रॉब्लम के अंदर अगर एक सब प्रॉब्लम मौजूद हो जो बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर की हो, तो हम उस प्रॉब्लम को कहेंगे द प्रॉब्लम हैव अ रिकर्सिव स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं मिसाल देता हूं। अभी हमने देखी थी, मेरे पास एक अरे है जिसको मैंने ऐड करना है या इसके सारे एलिमेंट्स को मैंने सम करना है। ये इंडेक्स i है, स्टार्टिंग में 1 होगा, ये इंडेक्स j है, स्टार्टिंग पे n होगा, और मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने ऐड करना है। सारे एलिमेंट्स को मैंने अरे को सम करना है। ये मेरी प्रॉब्लम है। दिस इज अरे ऑफ साइज 1 2 3 4 and 5. These are 5 elements and I want to add. That is my problem. Add all the entries of an array. Or the problem is add the entries starting from I ending at j. Add all these entries between I and j. So given 2 indices, add all the entries between those 2 indices. That's a problem. If I break this problem in such a way that I do something with the problem, and I say, okay, add this array, add all the entries, add this array, and then whatever the result is, add that result into this particular number. So आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाला सॉल्यूशन मैंने लिखा है ये एग्जैक्टली वही है कि अगर आप सारे नंबर्स को ऐड कर लें। यस जी सर। यस सर, जी सर। लेकिन यहां पे अगर आप गौर करें ना, तो ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली ओरिजिनल प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन में दोबारा अपीयर हो रही है विद स्मॉलर साइज। यानी सॉल्यूशन जब आप करने जा रहे हैं तो आपने एक अरे को ही ऐड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, जैसे मेन से एक फंक्शन कॉल हुई, और इस अरे को, ये जो अरे है, इसको ऐड करने का बिल्कुल वही कंडीशंस हैं। एक स्टार्टिंग इंडेक्स है, एक एंडिंग इंडेक्स है, आपने इनको ऐड करना है, नथिंग न्यू। और ये जो अरे है ये ओरिजिनल अरे का पार्ट है, यानी ओरिजिनल अरे की सब प्रॉब्लम है, और इसका साइज यानी इस प्रॉब्लम का साइज ओरिजिनल प्रॉब्लम के साइज से छोटा है, इसलिए हम इसको कहेंगे सब प्रॉब्लम। ठीक है? यस यस जी सर। इस
प्रॉब्लम के अंदर रिकर्सिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप करें ओके ए आई प्लस सम and that's return it. That's one line of code. आपने बेस केस लगाना है वो लगा लें, बट रेस्ट ऑफ द थिंग इज जस्ट वन लाइन एंड इट सीम्स ओके। इसको जरा रीड करें, इसको रीड करें, ये कितना आसान है। अगर आपने अरे को आई से जे तक अरे की एंट्रीज को ऐड करना है तो अरे की आई प्लस 1 से जे तक की सारी एंट्रीज को ऐड करें और उसमें ith एंट्री ऐड कर दें, यू आर डन। यानी जो कोड है वही एक्सप्लेनेशन है एंड दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इंट्यूटिव। मेक सेंस? जी सर। एक और देखें, एक और एग्जांपल देखें कि आपके पास एक टेरिटरी है, ये कोई टेरिटरी है, ये कोई इलाका है और इस इलाके को आपने कॉन्कर करना है। कॉन्कर के का पता नहीं क्या स्पेलिंग होते हैं, स्पेल चेक इज ऑलवेज देयर। कॉन्कर से मुराद है कि ये इलाका ये आपने फतह करना है। आपकी कोई आर्मी है, काफी सारे आपके पास लोग हैं, एक कमांडर है आर्मी का जो मेन कमांडर है, उसके अंडर काफी सारी फोर्स है। सही है? यस सर। यस सर। सो द प्रॉब्लम है कि आपने इस इलाके को फतह करना है, या वो फतह करने की जो भी डेफिनेशन है, इस इलाके को फतह करना है। और इस इलाके को फतह करने के लिए आपके पास एक आर्मी पूल है, और वो जो आर्मी पूल है वो एक कमांडर या जो भी लीडर है और बाकी जो उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उस पर मुश्तमिल है। अब इसको सॉल्व करने का नेचुरल तरीका, ये एक प्रॉब्लम है, इसको नेचुरल तरीका ये है, ये बिल्कुल नेचुरल है। इसमें यानी इसमें अगर आप देखें तो नथिंग फैंसियर। आई मीन दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड कि आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो लीडर होगा वो एक और बंदे को कहेगा या दो बंदों से कहेगा कि तुम इस तरह करो कि तुम इस इलाके में चले जाओ और इसको फतह करो, और दूसरे से कहेगा तुम इस इलाके में चले जाओ, इसको फतह करो। ये बड़े बड़े दो लीडर्स होंगे जिनको कोई हाफ ऑफ आर्मी दे के वो दो मुख्तलिफ इलाकों में भेज देगा। यस जी सर वो सर। इकट्ठा ही क्यों नहीं सारी आर्मी लेकर चला गया इस सारे इलाके में? इकट्ठा भी लेकर जाएगा ना, तो इवेंचुअली वो एक प्लान होगा आपका, आपकी जो आर्मी के इंडिविजुअल ग्रुप सब ग्रुप्स होंगे वो इंडिविजुअल इलाकों में लड़ रहे होंगे, तो काम तो इकट्ठा ही हो रहा सारा, लेकिन कोई ना कोई प्लानिंग तो चल रही होगी ना। रैंडमली थोड़ी होगा कि भाग रहे हैं लोग, इधर लोग भाग रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगी। सर इस तरह तो फिर वो डिवीजन स्टेप बाय स्टेप टू अ सिंगल सोल्जर तक हो जाएगी ना, वो जो डिवाइड एंड कॉन्कर वाला रूल है, मतलब हर सोल्जर का एक बजाते खुद अपना एक मिशन होगा। यस, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल रिकरियन। आगे चलें, ये जो यहां पे जो लीडर अपॉइंट होगा उसके कोई अपना ट्रूप्स होंगे जो इसी इन्हीं ट्रूप्स में से होंगे, और यहां पे जो लीडर अपॉइंट हुआ है उसका कोई ट्रूप होगा, ठीक है, कोई आर्मी का कुछ हिस्सा उसको दे दिया गया होगा। अब अगर आप देखेंगे ओरिजिनल प्रॉब्लम का एग्जैक्टली ये जो हिस्सा है लेफ्ट साइड या राइट साइड, दिस इज एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम बट स्मॉलर इन साइज, सो दिस इज कॉल्ड अ सब प्रॉब्लम। क्लियर है? सर एक चीज पूछनी है, वो जो पिछले एग्जांपल में जब आप अरे को जो है वो मतलब आपने बताया कि वो सब प्रॉब्लम उसका बन रहा है, तो हमें उसमें एक चीज देना जरूरी नहीं हो जाती है, वो हमें जे देना जरूरी हो जाता है? जे मतलब? सर वो जो लास्ट एलिमेंट जहां तक हमने इसको ऐड करवाना होता है सर। हाँ, बाज़ मतलब ये ऐसा हो सकता है, मैं लॉजिक चेंज कर सकता हूँ ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल, यानी मेरी लॉजिक जो है वो फंक्शन की एग्जैक्टली ज़रूरी तो नहीं है उस तरह की हो जिस तरह की मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैं एक और फंक्शन लिख सकता हूँ, ये आपके सामने अभी, सम ए आई एंड जे, बेस कंडीशन वही है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिटर्न, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिटर्न ए सम ए आई
2i plus j by 2 plus sum I a from I plus j over 2 plus 1 से लेके j तक। ये एक दूसरी लॉजिक है, समझ आ रही है? एक अरे है, उसको ऐड करना है, तो मैं इतनी पहले आधे हिस्से को ऐड कर लेता हूँ, फिर अगले आधे हिस्से को ऐड कर लेता हूँ, फिर दोनों को ऐड कर लेता हूँ। दैट इज ऑल्सो सम ऑफ द अरे। ये डिपेंड करता है आपकी लॉजिक क्या है रिकरियन की। प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ने की आपकी लॉजिक क्या है, आपका डिजाइन क्या है, दैट रियली मैटर्स। हम देखेंगे बाद में। और सर एक जो आपने शुरू में वजूहात में जो पहली वजह लिखी थी इजी टू कोड, आया वो राइटिंग के हिसाब से लिखी थी या लॉजिक के हिसाब से आपने वो बता रहे थे? It's easy to write, it's easy to understand, both with respect to logic as well as with respect to writing the code, both. Once you understand the recursion, so understanding recursion, जो मैं अभी आपको recursion जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, if you get the grip on that, recursion will become a piece of cake for you, and you will be solving very difficult problems in just 4 or 5 lines of code, and that code will making sense what it is doing, rather than having 100 lines of code and if conditions and for loops, for के अंदर if else. Rather than doing that, you just write a recursive code, 4 or 5 lines, and you're done. And that code will be extremely expressive, what it will be doing. Nothing hidden in it. Right, sir. Okay. So now this is the left part is a subproblem, the right part is a subproblem. And now the subproblem has exactly the same nature, exactly the same conditions, everything, but it is smaller in size. Now this particular leader can decide to further break the problem and may divide the resources in this and that with the same kind of structure. And maybe the other leader may decide in a different way or maybe the same way. And then you divide it further, then you divide it further, you divide it further, you divide it further, and so on. You will stop divisions or recurrence if it is not dividable. यानी टास्क इतना छोटा हो जाए कि आप उसको फर्दर सब प्रॉब्लम में तहलील ना कर सकें, तो वहां पे जाके आप स्टॉप कर देंगे। यस और सारे जितने भी ये रिकर्सिव सब प्रॉब्लम्स, यानी ये जितनी भी सब प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं, ये इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो रही होंगी सारी की सारी। यस ये जो स्टॉप क्राइटेरिया होता है ना कि कहां पे जाके आप प्रॉब्लम को मजीद तोड़ नहीं सकते, ये होता है आपकी what is called as a base case. Base case defines the condition on which the problem cannot be further subdivided. क्लियर है? और ये बेस कंडीशन मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। एक लीडर कहता है कि यार मेरे पास लेट्स से 500 मुरब्बा मीटर का इलाका है, मैं इसको फतह करने जा रहा हूं, तो बस मैं इसको कर लूंगा, मैं मजीद नहीं तोड़ नहीं रहा इसको मुख्तलिफ इलाकों में। एक और बंदा हो सकता है, एक और स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि 500 मुरब्बा मीटर को भी तोड़ के 4 हिस्सों में तकसीम करें और एक हिस्से में अलग लड़ा जाए। इट डिपेंड्स, बट दिस बेस कंडीशन सिग्निफाइज the point where you have to stop divisions, where you have to stop making the sub problems, मजीद छोटी प्रॉब्लम्स में तहलील करने से रोकें इसको। ठीक है? यस जी सर। यस सर। ओके, सो रिकरियन, और इसीलिए रिकरियन को डिवाइड एंड कॉन्कर भी कहा जाता है। डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी आप रिकरियन कह लें या डिवाइड एंड कॉन्कर कह लें, दे आर सिमिलर थिंग्स। सही है? जी सर। ओके
गोल ऑफ द डिजाइनर, डिजाइनर मीन्स जो पूरी गेम का प्लॉट डिजाइन कर रहा है या पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को डिजाइन कर रहा है, जो मेन बंदा है, उसके गोल्स क्या हैं। आप रिकरियन को अज्यूम कर सकते हैं, यानी रिकर्सिव कॉल को यू कैन थिंक द रिकर्सिव कॉल, you can think it as your employee. पता नहीं ई आता है कि नहीं एम्प्लॉय पे, एंड पे ई आता है। यस सर, डबल ई आता है। डबल ही आता है। नहीं, एक एम्प्लॉय जो होता है, एक एम्प्लॉय जो ई आता है। यस सर। ठीक लिखा है मैंने, एक और ही आएगा। डबल ई सर। एक एम्प्लॉय भी हो तो अच्छा वो एम्प्लॉईज होता होगा। एनीवेज, रिकर्सिव कॉल को ऐसे ही समझें जैसे आपका एम्प्लॉई है, नौकर है आपका, ठीक है। और ये एम्प्लॉई ऑलवेज वर्क्स करेक्ट। ये एम्प्लॉय कभी गलती नहीं करेगा, ये आपने सोच लेना है जब आप रिकरियन में हो। रिकर्सिव कॉल इज नेवर इनकरेक्ट। रिकर्सिव कॉल यानी जो एम्प्लॉई है उसको आपने जो काम देना है वो हमेशा वो काम करके लाएगा और सही करके लाएगा। दैट शुड बी योर थिंकिंग बिफोर राइटिंग द कोड। ठीक है जी। यस सर। जी सर। सेकेंड, it's your responsibility यार ये अंग्रेजी का बड़ा मसला है। It's your responsibility to manage your employees. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करें। मैनेज से क्या मुराद है? चूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इस एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितनी रिकर्सिव कॉल्स भेजनी है। चूज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सर यहाँ एम्प्लॉयज वही है ना जो हमारे पास काम करते हैं, यानी हमारे सोल्जर सर? नहीं, एम्प्लॉय जो है वो रिकर्सिव कॉल है, उसको हम एम्प्लॉय कह रहे हैं। सर उस एम्प्लॉय उसको क्यों कह रहे हैं? वो हमारे पास काम, सर एम्प्लॉय वही होता है ना सर जो हमारे पास काम कर रहा होता है। हाँ, अंग्रेजी में तो एम्प्लॉय वही होता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कोड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझें तो रिकर्सिव कॉल को आप, डिजाइनर जो है वो रिकर्सिव कॉल को अपना एम्प्लॉय समझे, और यूं समझे कि जब वो रिकर्सिव कॉल भेज रहा है तो ऐसे समझे जैसे उसने एक एम्प्लॉय को एक टास्क दे दिया है और वो उसको करके लाएगा। जैसे आपने, ये तो आपका काम था ना, आपका काम था ना कि आप सारी अरे को सम करते, लेकिन आपने अपने एक एम्प्लॉय को हायर किया और उसको कहा कि यार तुम ये इतनी अरे को ऐड करके लाओ। तो ये आपने रिकर्सिव कॉल भेजी थी ना, याद है? जी सर जी। ये रिकर्सिव कॉल एक्ट्स एज एन एम्प्लॉय। इसको ऐसे समझें कि जैसे आपका एक एम्प्लॉय है, उसको आपने कहा कि यार ये काम करके लाओ, और वो करके लाएगा। जब वो काम करके ले आए तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा से शुरू होती हैं कि वो तो एम्प्लॉय तो अपना काम करके ले आया, अब आपने क्या करना है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब मैनेज एम्प्लॉय से क्या मुराद है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को चूज करना। इस केस में एक ही एम्प्लॉय मैंने चूज किया था, जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कोड दिखाया जिसमें मैंने 2 एम्प्लॉयज चूज किए थे। ठीक है? एक एम्प्लॉय को ये टास्क दे दिया था कि यार ये पहली आधी अरे को तुम ऐड करो, दूसरे एम्प्लॉय को कहा था ये दूसरी आधी अरे को तुम ऐड करो। मैंने कितने एम्प्लॉय मुझे चाहिए, दैट इज माय डिसीजन, द डिजाइनर्स डिसीजन। कितने एम्प्लॉय चाहिए, एक चीज। दूसरा, हाउ टू कंबाइन, how to combine the results. एम्प्लॉय को जो काम देना है उसने सिर्फ वो करके लाना है।
फाइनल रिजल्ट आपने प्रोड्यूस करना है। एम्प्लॉय ने आपको रिजल्ट आगे दे दिया, साहब जी ये कम हो गया जी, LO 35 जवाब जी, वो 35, और अगर किसी और एम्प्लॉय को भी कोई काम दिया हुआ है, कोई और एम्प्लॉय को भी काम दिया हुआ है, या जो भी आपने स्ट्रैटेजी अपनाई की है, रिजल्ट्स लेके जो फाइनल रिजल्ट को कंपाइल करना है, जो मेन को वैल्यू भेजनी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेक सेंस? यस? जी सर। यस। Okay. The third thing is employee will solve or will work on a sub problem. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉब्लम आपको मिली है एज अ डिजाइनर, एम्प्लॉय को आपने एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम देनी है, उसी नेचर की, सारी कंडीशन सेम हो लेकिन उसका साइज कम हो। आपको टास्क मिला है अरे को ऐड करें, आप एक एम्प्लॉय को बुलाते हैं, उसको कहते हैं कि यार 5 नंबरों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज नॉट कॉल्ड एन रिकर्सिव कॉल, दैट इज नॉट योर एम्प्लॉय एट ऑल। जो आपके एम्प्लॉयज हैं, they are responsible to work on the problems exactly of the same type that you were assigned, आपको जो असाइन की गई थी, और on top of that the size of the problem must be smaller than the size of the original problem. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक अरे को ऐड करने के दिए गई है और आप एक एम्प्लॉय को बुलाएं और उसको कहें कि यार ये सारी अरे को ऐड कर दो, तो ये प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम नहीं है, इसका साइज छोटा नहीं है। दैट इज ऑल्सो नॉट इन द रूल्स ऑफ रिकर्सिव कॉल। मेक सेंस? यस सर। यस सर। तो अब अगर आप ये सोच लें कि रिकर्सिव कॉल्स को अगर आप सोचें कि ये मेरे एम्प्लॉयज हैं और मेरे पास इन्फिनिट सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज मौजूद है, मैं जितने मर्जी एम्प्लॉयज काम पे लगा दूं, इट्स माई चॉइस। Managing the employees is my responsibility. I can choose the number of employees. There is infinite supply of employees. हर एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से इंडिपेंडेंटली काम करेगा। एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय का काम नहीं पता। All the employees are independent. They have no communication at all. सही है? और हर एम्प्लॉय को एक या एक से ज्यादा जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको वही काम दिया जाएगा जो कि एग्जैक्टली आपको दिया गया था, लेकिन वो काम स्मॉलर साइज का होना चाहिए, विच मीन्स द एम्प्लॉय विल वर्क ऑन अ सब प्रॉब्लम, ईच एम्प्लॉय। एंड फोर्थ एंड फाइनल स्टफ विच इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज, एम्प्लॉय का काम फाइनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है। एम्प्लॉय को जो टास्क दिया जाएगा वो उसका रिजल्ट लेके आ जाएगा। अब ये आपका काम है कि उसके रिजल्ट को यूज करके, या 3 या 4 एम्प्लॉयज के रिजल्ट को यूज करके, या जो वो काम करके लाए हैं उनको यूज करके फाइनल आउटपुट कैसे जनरेट करनी है। दिस इज योर टास्क। सो दैट इज द गोल ऑफ द डिजाइनर। यस? यस सर। So if you understand this, I'm going to write a code for sorting. Recursive algorithm for sorting. So let's say you are the manager and you are assigned this task: sort an array from index I to index j. That is your task. Inside the task, you can use any number of employees you want. It's your choice. कोई एक अरे है, उसके इंडेक्स आई से लेके इंडेक्स जे तक उस अरे को सॉर्ट करना है, ये आपका टास्क है। क्या करें जी? आप मैनेजर हैं इस वक्त आप डिजाइनर हैं जी। सबसे पहले क्या सोचना चाहिए आपको? सर कंपैरिजन का सोचना, दो इंडेक्सेस का कंपैरिजन करके। दो किसका? सर 2 इंडेक्सेस जो है उनका, उनमें जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। तो एम्प्लॉयज किस लिए हैं यार? एम्प्लॉयज किस लिए? उनको दें। एक और चीज भी ये ज़हन में आपने रखनी है, एम्प्लॉयज ऑलवेज वर्क्स करेक्ट का मतलब है कि आपने ये नहीं सोचना कि एम्प्लॉय काम कैसे करता है।
आपने सिर्फ ये सोचना है कि जो काम उसको दिया वो करके लाएगा, बस जैसे मर्जी कर। को हम 2 नंबर्स दे देंगे तो उनको कंपेयर करेगा और हमें उस वो लार्जर या ये हमने नहीं सोचना कि एम्प्लॉय कैसे काम करेगा। आपने अगर ये सोचना है कि एम्प्लॉय को काम देना है तो जो काम देना है वो उसको दें। ये ना सोचें कि वो करके कैसे लाएगा, सिर्फ ये सोचें कि वो काम करके ले आएगा। ठीक है। और ये एक रिटर्न करती है, यानी ये जो कॉल है ये एक रिटर्न करती है एक नई अरे, लेट्स से एक नई अरे रिटर्न होती है। यानी जो अरे आप एम्प्लॉय को देंगे, अरे एम्प्लॉय, जाहिर है आपका काम अगर सॉर्ट करना है अरे के तो आप भी एक एम्प्लॉय को सॉर्टिंग का ही प्रॉब्लम देंगे, छोटे साइज का होगा, तो एम्प्लॉय भी उसको सॉर्ट करके एक नई अरे में लेके आएगा आपके लिए। तो अब आप क्या करेंगे जी, जरा इस प्रॉब्लम को सोचें। आपके पास अगर एक अरे हो, उसको सॉर्ट करना हो, और आपके पास ढेरों एम्प्लॉयज हो, और आप एक लेजी से बंदे हैं कि खुद काम नहीं करना चाहते, एम्प्लॉयज काम करें, जितना कम आप काम करना, यानी यू डोंट वांट टू वर्क वेरी हार्ड, आपके पास ढेरों एम्प्लॉयज हैं, क्या करेंगे? सर हम उस अरे में से थोड़ा थोड़ा दे देंगे सबको कि वो सॉर्ट करें। चलें, वो थोड़ा थोड़ा बताएं जरा। सर दो रिकर्सिव कॉल कर देंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर अरे में एक ही एलिमेंट है तो अरे सॉर्टेड है, फिर तो कुछ ना करो। अगर एक ही एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड है ना? जी सर। जी सर। तो कुछ ना करो, तो ठीक है, उसको रिटर्न कर दो, या एक एलिमेंट है वो रिटर्न कर दो किसी अरे के अंदर डाल के, या व्हाटएवर। पहला काम तो ये होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। यस। ये तो सबसे पहले देख लेना कि वो कौन सी जगह है जहां पे जाके आप एम्प्लॉयज को यूज ही नहीं कर सकते। प्रॉब्लम जब डिवाइड ही नहीं कर सकते तो एम्प्लॉय कहां से आएंगे? अगर अरे का साइज ज्यादा है, यानी एम्प्लॉयज, ये बेस केस बनाया आपने? दैट्स अ बेस केस। ठीक। और बेस केस फर्क तरीके के हो सकते हैं, दैट्स वन बेस केस, वेरी सिंपल वन। ओके, ठीक है सर, ठीक है। अब जरा देखें मैं क्या करता हूं। मैं कहता हूं ओके बी, अब ये मेरा काम है, बी इज ए आई, और मैं एक बंदे को बुलाता हूं जिसका नाम है लेट्स से एम्प्लॉय 1 या अख्तर असलम, जो भी नाम उसका आप रखते हैं, और उसको कहते हैं काका इधर आया, सॉर्ट करके लिया। वेरी नेचुरल, आपके पास एक अरे है, आप उसका पहला एलिमेंट होल्ड कर लेते हैं और बाकी पूरी अरे एक बंदे को देते हैं और उसको कहते हैं इसको सॉर्ट करो। वो ये सॉर्टिंग कैसे करेगा? दिस इज नॉट योर हेडेक, दिस इज नॉट योर हेडेक। यानी अगर आप ये रिकर्सिव ट्री बनाने बैठ गए ना, ये रिकर्सिव ट्री अगर आप अपने जेन में बिठाने बैठ गए, देन यू आर आउट ऑफ द गेम। तब आप उसकी सिंप्लिसिटी खो देंगे। वैसे ही डू नॉट थिंक ये काम ये एम्प्लॉय करेगा कैसे, दिस इज नॉट योर हेडेक, दिस इज एम्प्लॉयज टास्क, कर लेगा। ऑलवेज अज्यूम कि एम्प्लॉय अपना काम सही करेगा एज लॉन्ग एज आप उसको प्रॉपर सब प्रॉब्लम दें, वो कर लेगा। अब आपका जो काम सोचने का वो ये कि अगर एम्प्लॉय ये काम करके ले आया, ये सी एक सॉर्टेड अरे है, सी जो है ये सारी सॉर्टेड अरे है, अब आपने फाइनल रिजल्ट कैसे बनाना है जी? समझ रहे हैं बात को? जी, फाइनल रिजल्ट कैसे बनाना है? मुमकिन है ये काम आपको करना पड़े कि अगर एक सॉर्टेड अरे आपको गिवन हो और एक एलिमेंट गिवन हो, तो आपने वो एलिमेंट उस सॉर्टेड अरे के अंदर प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस करना हो, यानी एक एलिमेंट सॉर्टेड अरे के अंदर इंसर्ट करना हो। ये आपका काम है ना? ये एम्प्लॉय का काम क्यों नहीं है भला? ये काम एम्प्लॉय को क्यों नहीं दे सकते? ये वाला काम एम्प्लॉय को क्यों नहीं दे सकते? तो चूंकि ये फाइनल रिजल्ट है।
नहीं, ये उस नौयत का नहीं है जिस नौयत का आपको दिया गया था। दिस इज नॉट अ सब प्रॉब्लम। आपको कहा गया था अरे को सॉर्ट करो, ये अरे को सॉर्ट करने वाला प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो कोई और प्रॉब्लम है कि एक सॉर्टेड अरे दूंगा, एक एलिमेंट दूंगा, उस एलिमेंट को सॉर्टेड अरे में इंसर्ट कर दो। ये प्रॉब्लम फर्क है, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो फर्क है। यस जी सर। यस सर। अच्छा, ये इंसर्ट सॉर्टेड का फंक्शन लिखना मुश्किल नहीं है। यानी आप एक फॉर लूप लगेगा या कोई भी सी डी इज इक्वल टू इंसर्ट सॉर्टेड, एक फॉर लूप लगेगा और फॉर लूप से आप देखते जाएं कि जैसे जब तक एलिमेंट्स बी से छोटे हैं तब तक आगे चलते जाएं, और जैसे ही एलिमेंट बी से बड़ा है तो उस प्लेस पे जाके बी को इंसर्ट कर दें। और उसका एक और भी तरीका हो सकता है कि आप एक नई अरे डिक्लेयर कर लें, एक नई अरे डिक्लेयर कर लें साइज n की, यानी जितना c का साइज है उसमें +1 कर लें क्योंकि b भी ऐड होना है, और c के वो तमाम एलिमेंट्स जो b से छोटे हैं वो इसमें इंसर्ट करते जाएं लूप के जरिए, और जैसे ही c का वो एलिमेंट आए जो b से बड़ा है तो वहां पे b इंसर्ट कर दें और बाकी सारी c जो है वो राइट साइड पे कॉपी कर दें। इज दैट ओके? यस सर। जी सर। जी सर। So ये फंक्शन लिखना is not a big deal. You can write this function as big O of n, actually in theta n. Not a big deal. Yes? सर इसमें हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं जो फंक्शन हम लिख रहे हैं, हाँ जी, करेंगे। इसके करेंगे। अंदर इसके अंदर अपनी रिकरियन लगानी है, लगा लें। इंसर्ट Okay, सॉर्टेड के sir. अंदर अपनी रिकरियन, अगर ये इस नौयत की प्रॉब्लम है कि इसमें रिकर्सिव सबस्ट्रक्चर पाया जाए तो फिर इसमें रिकरियन लगा लें। यानी आपको एक सॉर्टेड अरे गिवन है और आपने उस सॉर्टेड अरे में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है सो दैट द टोटल अरे बिकम सॉर्टेड। अगर ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इसको तोड़ के छोटे हिस्सों में तकसीम करके सॉल्व किया जाए तो आप इसमें रिकरियन लगा लें। अगर ये प्रॉब्लम इस नौयत की नहीं है कि इसमें रिकर्सिव स्ट्रक्चर पे जाए, देन राइट अ फॉर लूप। अल्फाज में मैं बोलता हूं, अभी मैं अल्फाज में बोलता हूं, यार मैंने एक अरे सॉर्ट करनी थी तो मैंने ये किया कि मैंने अरे के पहले एलिमेंट को छोड़ के ना बाकी सारी अरे जो है ना वो असलम से सॉर्ट करवा ली, और फिर उस एक एलिमेंट को मैंने ना सॉर्टेड अरे के अंदर ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, मेरी अरे सॉर्ट होगी। यस? यस सर। अब इस कोड को देखें, वो कोड भी यही कर रहा है, कोड यही बता रहा है, कोड को सिर्फ पढ़ें, आपको कोड ये बता रहा है कि get your array sorted, get your sub array sorted, and then insert the remaining elements in the sorted array. Your array, finally your array will be sorted and you are done, return it. ये sort function काम कैसे करेगा? How? This is not your headache. Don't think about it. Just think that there is an employee, I have given task to him or her and he is responsible. आप बाकी अपना काम करें। Make sense? जी सर। जी सर। By the way, this is called insertion sort. नाम सुना हुआ इसका? यस सर। This is insertion sort. Normally इस insertion sort को for loop, double for loop से लिखा जाता है, यानी उसको रिकर्सिव नहीं लिखा जाता, लेकिन this is insertion sort. Okay? यस सर। Okay. Next, one more thing. How much time do we have? We have 8 minutes. यार खत्म तो नहीं हुआ यार, ऐसे तो ना करें यार। नहीं, खत्म होने वाला है सर। अच्छा ठीक है। एक और बंदा देखें जी, स्मार्ट, बड़ा स्मार्ट बंदा एक और, देखें जरा क्या करता है।
return else. गौर से देखिएगा, क्या किया इसने? हाफ हाफ कर दिया और हाफ एक बंदे को दे, एक एम्प्लॉय को दे दिया, हाफ दूसरे एम्प्लॉय को दे दिया सॉर्ट करने के लिए। यस, उनको ये मार्च कर रही कर थी, ये कर रही थी। एक एम्प्लॉय को बुलाया, उसको कहा इसको सॉर्ट कर, दूसरे को बुलाया, उसको कहा इसको सॉर्ट कर, वो दोनों सॉर्ट करके ले आए। अब ये अरे भी सॉर्टेड है, ये अरे भी सॉर्टेड है। अब उसने क्या किया कि दो सॉर्टेड अरे को मर्ज करके एक फाइनल सॉर्टेड अरे कैसे बनानी है उसका कोड लिख दिया। और ये कोड लिखना भी आसान है, मुश्किल नहीं है। मर्ज सॉर्टेड का फंक्शन लिखें, उसमें दो सॉर्टेड अरेज हैं B1 B2। एक नई अरे डिक्लेयर करें, B1 के पहले एलिमेंट को B2 के पहले एलिमेंट से कंपेयर करें, जो छोटा है उसको कॉपी कर दें, जो कॉपी हो गया उसका इंडेक्स प्लस कर दें, फिर दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करें, जो छोटा है उसको कॉपी कर दें, और इस तरह कॉपी करते जाएं, और ये एक लूप में ये काम हो जाएगा। यस, ओके सर। यानी ये वो हिस्सा है जहां पे आपने फोकस करना है, डिजाइनर ने। इस पे आपने फोकस नहीं करना। यस, लेकिन इसमें इस कोड में कोई गलती नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि ये बड़ी कोई गलत कोड लिख दिया है या सूडो कोड है, जब एक्चुअल लैंग्वेज में लिखने बैठेंगे तो पता नहीं कितनी लाइनें हो जाएंगी। कोई नहीं होनी, यही है कोड। मैं आपको एक्चुअली तौर पे सॉर्ट के बैकएंड पे तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। एक एम्प्लॉय है, वो मैजिकली जाके सॉर्ट करके ले आता है। सर, ये तो हम अज्यूम करें ना कि वो मैजिकली जाके सॉर्ट करके ले आता है, लेकिन अगर हम नहीं इसको होता ये ऐसे अज्यूम करेंगे तो रिकरियन विल मेक सेंस। ओके सर। अगर आप रिकरियन ट्री की तरफ जाएंगे, अगर ट्रेस करेंगे, रिकरियन विल नो लॉन्गर बिकम सिंपलर फॉर यू। ओके सर। और डिजाइनर लेवल पे ये आपका टास्क नहीं है सोचना। मैं आपको इसका आंसर सिर्फ ये बता दूं, अगर आपने बेस केस केयरफुली लिख लिया है ना, now you need not to think कि how sort works. It will work correctly. Base case is something that you have to be very carefully read. I mean, think about it. सर ये जो आपने कोड लिखा है, इसमें जो B1 जो है ये अरे का फर्स्ट पार्ट जो है सॉर्ट कर रहा है, और नई अरे आ रही है, एक नई अरे आ रही है, नई अरे डिक्लेयर करके आ रही है। फर्स्ट पार्ट सॉर्टेड, फर्स्ट पार्ट मींस के इंडेक्स I से लेके हाफ तक, इंडेक्स I से लेके मिडिल इंडेक्स तक, और फिर मिडिल इंडेक्स +1 से लेके लास्ट इंडेक्स तक। ये आपने सॉल्व करवा दिया, B1 और B2 में सॉर्ट करवा के रख दिया। हाँ जी। अब तो लेकिन अभी फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, दो हिस्से सॉर्ट हो गए हैं। मैंने तो पूरी अरे सॉर्ट करनी थी ना। अब उन सॉर्टेड अरे से एक फाइनल सॉर्टेड अरे कैसे बनानी है, ये मेरी हेडेक है। और ये इतना मुश्किल नहीं है, इट्स अ सिंगल लूप। यस सर B1 और B2 टोटली सॉर्टेड पड़ी है ना सर? टोटली सॉर्टेड पड़ी है। तो बस पे B1 के आगे B2 ही रखवानी है फिर? नहीं, B1 के अंदर पता नहीं कौन से एलिमेंट्स थे, ये सॉर्टेड हैं। ये देखें, 1 -4 सॉरी -1 एंड 40, ये दोनों सॉर्टेड है ना। ये सॉर्टेड अरे है, -1 एंड 40। एक दूसरी सॉर्टेड अरे है जो है -10 एंड लेट्स से 4। अब ये दोनों सॉर्टेड है, समझ रहे हैं ना? जी 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 जी। तो जो फाइनल अरे बनेगी वो 4 साइज की बनेगी। -10। आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये I J ये वाले नहीं है, ये फर्क है। -1 और -10 में कौन सा छोटा है? जो छोटा है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे आया है उसका इंडेक्स आगे चला जाएगा। फिर I और J को कंपेयर करें, जो छोटा है वो नीचे आ जाएगा। फिर I और J को कंपेयर करें, जो छोटा है वो नीचे आ जाएगा। ये सॉर्टेड अरे है, ये मर्ज का फंक्शन ये करता है। यस सर
बिल्कुल समझ आई कोई ना? यस सर। यस सर। इसको कहते हैं मर्ज सॉर्ट, बड़ी फेमस सॉर्ट है ये मर्ज सॉर्ट। हम देखेंगे इसका एनालिसिस वगैरह भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह। ठीक है जी सर। ठीक है सर। तो रिकरियन को जिस तरह मैंने बताया इस तरह देखेंगे तो जिंदगी आसान रहेगी। इसको रिकरियन ट्री से देखेंगे कि सॉर्ट अपने आप को कॉल करेगी, फिर वो उसको कॉल करेगी, फिर वो उसको कॉल करेगी, फिर वो उसको रिटर्न करेगा, फिर वो उसको रिटर्न, फिर नहीं रिकरियन नहीं फिर समझ आती। सही है? ओके सर। यस ओके ग्रेट। अच्छा ये FIP का एक ग्रुप है, अब्दुल्ला तारिक, आई गेस अब्दुल्ला तारिक हैं यहाँ पे? सर उनके पास लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है। ओहो ओके। मैं एक्चुअली आज मेरी उनके साथ मीटिंग थी, ये FIP की मीटिंग थी, इसके बाद लेक्चर के फौरन बाद, तो आई वांटेड कि मैं उनसे मीट कर लेता। सर मैं कांटेक्ट